Hello everyone, welcome to Lucid Study. Today we will discuss one of the most debated and controversial laws of India जो कि है The Unlawful Activities Prevention Act, जिसे कॉमनली UAPA कहा जाता है। ये एक्ट बहुत ही पावरफुल है जिसके चलते ये अक्सर न्यूज़ में रहता है और इसके मिसयूज़ होने की लाइक्लीहुड की वजह से ये कंट्रोवर्शियल है। 1967 में ये एक्ट बना था भारत की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। बाद में इस एक्ट में कई अमेंडमेंट्स हुए जैसे 2004, 2008, 2012 और 2019 में, जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया टेररिज्म के खिलाफ। अब इस एक्ट में मेजर प्रोविजंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो इस एक्ट के बारे में बताते हैं। लाइक UAPA में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि गैर कानूनी गतिविधियां है क्या। सो it is clearly stated that anything against sovereignty, integrity or security of India will be considered unlawful activities. Sovereignty मतलब इंडिया एक सुप्रीम अथॉरिटी है और ये अपने लिए खुद डिसीजन ले सकती है विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटीग्रिटी मतलब नेशन की यूनिटी। सिक्योरिटी मतलब नेशन की प्रोटेक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से, और साथ में सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी। सो इंडिया की सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी तीनों में से किसी एक को भी खतरा हो, थ्रेट हो, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आएगा। इस कानून के तहत सरकार को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल या टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। और रिसेंटली हुए अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी एज टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। इस कानून के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी कहते हैं, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पावर मिली है कि वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार रखती है। इसके अलावा किसी इंडिविजुअल को हिरासत में लेने का समय 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे चार्जशीट भी फाइल करने में टाइम मिलता है। इस कानून के तहत जमानत पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह UAPA का एम इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत करना है, लेकिन इसके प्रोविजंस के कारण इसे कभी कभी विवादों का सामना करना पड़ता है। अब UAPA से रिलेटेड रेलेवेंट इंसिडेंट्स, केस स्टडीज हैं दैट यू शुड नो अबाउट। सो 2019 के पुलवामा अटैक के बाद जैश-ए-मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे लीडर्स को UAPA के अंडर बुक किया गया था। फिर भीमा कोरेगांव केस, इसमें एक्टिविस्ट को माओइस्ट लिंक के लिए अक्यूज किया गया था और उन्हें UAPA के तहत चार्ज किया गया। देन 2020 में दिल्ली रियॉट्स में भी कई सारे एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स पर UAPA लगाया गया, जिसके बाद इसके सरकार के द्वारा मिसयूज होने के आरोप लगे। देन जम्मू एंड कश्मीर केसेस में UAPA को वाइडली इन्वोक किया गया सेपरेटिस्ट लीडर्स पर। और हाल ही में 2023-2024 में NIA ने UAPA के अंडर कनाडा बेस्ड टेररिस्ट अर्श डल्ला और बाकी और लोगों को एज इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब इस एक्ट को अक्सर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसका गलत इस्तेमाल करके जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है लोगों की आवाज़ दबाने के लिए। इस कानून में बेल मिलना मुश्किल है क्योंकि इस एक्ट में आपको तब तक कस्टडी में रखते हैं जब तक आप इनोसेंट प्रूव ना हो जाए। इसकी ज़मानत की शर्तें बहुत कठिन होती है, जिसमें जस्टिस प्रोसीजर पर सवाल उठते हैं। साथ ही UAPA के अंडर कन्विक्शन रेट भी कम है और अरेस्ट ज़्यादा है। अब जब इस एक्ट को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है तो ये लागू क्यों है और क्या नीड है इसकी? तो इंडिया की सुरक्षा को देश के अंदर और बाहर से खतरा आज़ादी के बाद से ही रहा है, और ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो आतंकवाद और सेसेशनिस्ट टेंडेंसी से लड़ता है। UAPA एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये टेररिज्म से लड़ने में मदद करता है, दूसरी तरफ इसका मिसयूज डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स को खतरा पहुंचाता है, और हमें इसके बारे में बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। दिस इज लूसिड स्टडी, मेकिंग लर्निंग ईजी।